एड्रेस तो यहीं का लगता है, 203 ईस्ट रोड। पर लॉन की हालत तो देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सदियों से यहाँ साफ सफाई नहीं की है। वाह, ये सही है, स्वागत करने के लिए कौवे बैठे हैं। इतनी बारिश में भी घूम रहे हो? जाओ घर लौट जाओ। शू, शू। ये कहाँ फंसा दिया सर ने यार। कहाँ मैंने सोचा था रिपोर्टर बनकर बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करूं, और ये भूत प्रेत भगाने वाले के पास भेज दिया मुझे। नाम क्या था इस आदमी का? प्रोफेसर एस रामाचारी। काहे का प्रोफेसर? क्या करूं? शैल आई नॉक ऑन द डोर? कोई नेम प्लेट भी नहीं लगा है। छोड़ो यार, नॉक करके ही देखता हूं। कमाल है यार, नो रिस्पॉन्स। लगता है कोई है नहीं घर पे। अरे कोई है क्या? प्रोफेसर रामाचारी, कोई है? लगता है कोई नहीं है। अब कब तक इन कौओं के साथ बैठकर यहाँ वक्त बिताऊं? शायद मुझे चलना चाहिए। पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। ये क्या हुआ? ये दरवाजा अभी तो मैंने नॉक किया तो बंद था, फिर ये अपने आप कैसे? हेलो, कोई है क्या? क्या करूं? वापस चला जाऊं या अंदर जाऊं? समझ नहीं आ रहा। छोड़ो यार, अब यहां तक आ ही गया हूं तो अंदर जाकर भी देख ही लेता हूं। जब दरवाजा खुला है तो कोई ना कोई तो होगा अंदर, और वैसे भी इतनी बारिश में कहां ही जाऊंगा। यही इंतजार कर लेता हूं। क्या बात है, बाहर से देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि अंदर से ये जगह ऐसी होगी। कमाल है, इट्स सो ब्यूटीफुल। काफी मेहनत से सजाया हुआ लगता है सब। कोई है? अरे माफ कीजिएगा, मैं अंदर आ गया। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। कोई है? कोई है क्या? प्रोफेसर! एक अजीब सी स्मेल है यहाँ, जो अंदर आने के साथ ही मुझे आ रही है। पता नहीं क्या है ये, पर जो भी है अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये तो किसी तरह का कपड़ा लगता है, पर ये जला हुआ क्यों है? और ये तो किसी औरत का लगता है। ये यहां क्या कर रहा है? उसे हाथ मत लगाना। शिट। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था। नहीं, डरा कौन? बहादुर लगते हो, अच्छी बात है। वो दरअसल दरवाजा खुला था और मैं एक्चुअली बारिश भी हो रही थी। वो सब तो ठीक है बरखुरदार, पर आपकी तारीफ? ओह सॉरी, मैं नरेश महाजन, डेली टाइम से। नरेश महाजन। वो एक्चुअली मैं आपके इंटरव्यू के लिए आया था। मैंने काफी बार कॉल किया पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर इंटरनेट से आपका यहाँ का एड्रेस मिला, और ये इंटरनेट एक दिन सबको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। देखिए, आई एम सॉरी। अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। काफी बारिश हो रही है नरेश, ऐसे में कहाँ जाओगे? कुछ देर यहीं रुक जाओ, बारिश कम होगी तो चले जाना। जी शुक्रिया। वैसे मेरा इंटरव्यू, मेरे बारे में कौन जानना चाहता है भाई? वेल सर, सच कहूं तो लोग आपसे ज्यादा आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं। होप तुम कॉफी पीते होगे। हाँ श्योर। ठीक है, वैसे उस कपड़े को हाथ मत लगाना। ये जला हुआ कपड़ा? वो दरअसल बंधन है। बंधन? सीधी भाषा में कहूं तो वो एक साड़ी का टुकड़ा है। जिस औरत की वो साड़ी थी, उसे उसके गांव वालों ने जिंदा जला दिया, ये कहकर कि वो डायन थी। What? इस तरह की चीजें अब भी होती हैं हमारे देश में? जब उसे मारा गया तब का तो नहीं पता, लेकिन जल के मरने के बाद उसकी रूह बेचैन हो गई।
मैं इस बंधन में बांध कर उसे यहाँ ले आया। खुले में छोड़ना सेफ नहीं था ना। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इस कपड़े में एक स्पिरिट है? चीनी कितनी चम्मच लोगे? क्या चुतियापा कर रहा है ये आदमी? बस जल्दी से यह बारिश रुके और मैं भागूं यहाँ से। आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मेरे अलावा 3 और लोग रहते हैं। ये लो तुम्हारी कॉफी। ओह थैंक्स। लेकिन तुम्हें दिखेंगे नहीं। व्हाट? आओ बैठो। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। नरेश, मैं कभी अपने काम को लेकर मजाक नहीं करता। कॉफी अच्छी है, थैंक यू। तुम्हें देखकर ये कह सकता हूं कि तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। क्यों? देखिए, आई जस्ट बिलीव इन लॉजिक। जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं, उस पे भरोसा कैसे हो? मेरे बच्चे, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े करने का? आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। अरे नहीं नहीं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट आइडियोलॉजीज। मेरा बस ये मानना है कि डेथ इज नॉट एन एंड। बिल्कुल नहीं। जैसे इंसान कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर। देयर इज अ प्रोटोकॉल, अ यूनिवर्सल प्रोटोकॉल, जिसे सबको फॉलो करना ही होता है। बस कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना चाहती, अलग अलग वजहों से। तो बस वहां हम जैसे लोगों का काम आता है। वी एक्ट एज अ मीडियम, उनकी आवाज बनते हैं हम। तो प्रोफेसर, ये काम आप कब से कर रहे हैं? ओह, तो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। नहीं मतलब, इफ यू आर कंफर्टेबल विद। नरेश, जब तुम्हें मेरी आइडियोलॉजीज पर विश्वास ही नहीं है, तब तो मैं जो भी कहूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसका क्या फायदा? प्रोफेसर, जैसे आप अपने काम को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, वैसे ही बस मैं भी अपना काम करने आया हूं। तुम्हें पता है व्हाई यू आर सच अ नॉन बिलीवर? नहीं। क्योंकि तुम्हारा कभी इन चीजों से सामना नहीं हुआ है। माइंड यू माय बॉय, जो चीजें दिखती नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ना हो सकता है वो हमारे आसपास ही हो, लेकिन हमारी आंखें उतनी केपेबल नहीं कि उनको देख सके। मतलब? स्पिरिट्स आर लाइक एनिमल्स ओनली। जब एक रूह शरीर को छोड़ देती है, तो उसके साथ उसकी ह्यूमनली सेंसेस भी खत्म हो जाती है। रिश्तेदार, दोस्त, सबको भूल जाती है। In most of the cases, there is a major gap between हमारी दुनिया और उनकी दुनिया, और उन्हें उनकी दुनिया से हमारी दुनिया में आने के लिए बस एक वजह चाहिए होती है, एक स्ट्रॉन्ग वजह। फॉर इंस्टेंस, बदला। पर तुमने कभी किसी रूह को वो वजह नहीं दी, बस इसलिए। प्रोफेसर, आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। घर में ज्यादा वक्त बिताना आपके लिए सही नहीं है। क्या तुम ये बात जानते हो कि जितना हम उनसे डरते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डरते हैं, और उनकी नजर हमेशा होती है हमारे ऊपर। वो हर जगह है। जब तुम एक अकेले कमरे में होते हो और तुम्हारे कान के पीछे एक हल्की सी आहट होती है, या कभी ऐसा लगे जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा और आसपास कोई ना हो। रात में सोते वक्त ऐसा लगे जैसे तुम अकेले नहीं हो। लोग अक्सर इन बातों को वहम मानकर छोड़ देते हैं, पर ये चीजें हमेशा वहम नहीं होती हैं। तो वो हर जगह। इसका मतलब इस वक्त हम दोनों के अलावा यहाँ और कोई भी है जो मुझे दिख नहीं रहा। चिंता मत करो नरेश, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सुना है, जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान यही कहकर ठुकरा देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान बस जिस चीज से डरता है, उसे अपनाना नहीं चाहता। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कुछ ऐसे किस्से सुनाता हूँ, जिन्हें सुनने के बाद शायद तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाए। बोलो, क्या तुम सुनना चाहोगे?
ट्राई कर सकते हैं। बढ़िया। अरे नाराज मत हो, अच्छा आदमी है, बस थोड़ा सा भटका हुआ है। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है इसकी, बस अनजान है बेचारा। डोंट वरी। अब सॉरी प्रोफेसर, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। क्या? लगता नहीं है ये बारिश आज रुकेगी। चलो अच्छा ही है, बातें लंबी चलेंगी। प्रोफेसर, आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर। वैसे भी तुम यहाँ पूछताछ करने तो आए हो। ये भूत प्रेत अंधविश्वास, इन सब चीजों में आप कब से मानने लगे? पता नहीं क्यों, पर लोगों को ऐसा लगता है कि पैरानॉर्मल साइंटिस्ट अंधविश्वास में भरोसा रखते हैं, जबकि हमारा काम तो ठीक इसके उलट है। हम सुपरनैचुरल्स में बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशंस में नहीं। हम लोगों को बताते हैं कि हर उल्टी सीधी चीज के पीछे कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। स्ट्रेंज? नरेश, इसमें स्ट्रेंज कुछ नहीं है। ये आजकल के लोगों का दिमाग मूवीज देख देख कर खराब हो गया है। तो फिर अगर मूवीज में पूरा सच नहीं दिखाते तो असलियत क्या है? I mean, ये चीजें रियल लाइफ में कैसी दिखती हैं? वो सब तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। You see नरेश, souls are energies and energy कभी किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट थोड़ी करती है। Sometimes they change their form, वो बनने के लिए जिसमें उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा अटेंशन मिले। आप कैसे डिफर कर पाते हैं कि कोई इंसिडेंट नेचुरली हुआ या पैरानॉर्मली? ट्रस्ट मी नरेश, जब आपके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना होगी तब आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं आएगा। प्रोफेसर, आप मुझे उस कपड़े के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं क्या? I mean, उसकी पूरी कहानी। श्योर। चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कप कॉफी और पीना पसंद करेंगे आप? श्योर। तो ये बात है, राजस्थान से 300 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा गांव की बात कहूं तो ये गांव आज भी पुराने विचार और रीति रिवाजों से भरी एक जगह है, जहां के लोग कई तरह के अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। गांव में कुल 20-25 ही घर होंगे। इसी गांव में रहा करती थी भिनम्मा, जिसकी उम्र यही कोई 60-65 साल होगी। भिनम्मा का परिवार गांव में बसने वाले सबसे पहले परिवारों में से था। एक तरह से कहा जाए तो उन्हीं लोगों ने उस गांव को बसाया था। पर भिनम्मा के माँ बाप का देहांत उनकी शादी करवाने से पहले ही हो गया और उनके जाने के बाद कभी भी उन्होंने शादी नहीं की। पर ऐसा क्यों? लोग कहते थे कि उन्हें अकेला रहना ज्यादा पसंद था। वो ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं रखती थी। पर हाँ, भिनम्मा को बच्चे बड़े प्यारे थे। गांव में जब भी किसी के यहाँ किलकारी गूंजती तो भिनम्मा तुरंत चली आती थी। वो अक्सर घर जा जाकर बच्चों की मालिश किया करती थी और गांव के लोगों को इससे एतराज भी नहीं था, क्योंकि उनकी देख रेख में बच्चे अक्सर बड़े खुश रहते थे। सब ठीक चल रहा था। पर एक दिन क्या हुआ? एक दिन भिनम्मा गांव के मुखिया के घर पर गई थी। उसकी बहू को लड़का हुआ था और वो उस बच्चे की मालिश कर रही थी। बच्चे की माँ कुछ वक्त के लिए कमरे से बाहर चली गई, पर फिर जब वो आई, अरे अरे लल्ला, तू काहे रोवे है? भिनम्मा है ना थारी देखभाल के खातिर। हट, चुप हो जा लल्ला, शांत हो जा। लगता है तू ऐसे चुप नहीं होवेगा। तेरी खातिर मन ने दूसरी तरकीब लगानी पड़ेगी। सो जा मारा चंदा, सो जा राज दुलारा, बाबा माई आकर, बाबा माई आकर ले जाएंगे
चांद के द्वारे सो जा मारे। अब निकाल आवाज, निकाल आवाज। छोटे से मुंह से इतना चीख रहा है, क्या समझ रखा है तूने मन ने? इतना रोएगा तो जान निकल जाएगी। लेकिन अभी तुझे नहीं मरना है, अभी तो तुझे जिंदा रहना है। जब समय आएगा तब मरना, अभी नहीं। तब तो मेरे काम आ सकेगा ये छोटे छोटे हाथ पैर। क्या खुशबू है। पिनम्मा की ये बातें मुखिया की बहू ने सुन ली और उसने ये बात जाकर मुखिया जी को बताई। मुखिया ने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, पर वो उसी रात अपने कुछ लोगों को लेके पिनम्मा के घर जा पहुंचे। अरे आ रही हूँ, पीट पीट के दरवाजा तोड़ देगा का? अरे मुखिया जी, तुम इतनी रात गए हमारे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? और ये लोग सब ठीक तो है? लल्ला ठीक है ना? पिनम्मा थोड़ा परे हट, हम सब यहाँ थारे घर की तलाशी लेन खातिर आए हैं। तलाशी? मारे घर की? पर मुझे किस लाने सरकार? परे हट पिनम्मा। अरे सरकार सुनो तो, क्या बात हो गई? वो सब अभी पता चल जाएगा तन्ने। जग्गू, मोहन, तुम दोनों उस तरफ जाओ और अच्छी तरह से देखो। बताइए तो सही, आप सब ढूंढ क्या रहे हैं? इस कमरे में क्या है? वहाँ तो कुछ नहीं है सरकार। ये ताला खोलो पिनम्मा। यहाँ कुछ नहीं है सरकार। ठीक है, मन्ने पता है क्या करना है। जग्गू, मोहन, दरवाजा तोड़ दो। सरकार सुनो तो, सरकार। ये सब क्या है पिनम्मा? ये क्या था? क्या उस कमरे में? एक बड़ा सा पत्थर जो खून से सना था, उसके चारों ओर अजीब सी चीजें थी। उस कमरे से ऐसे बदबू आ रही थी जैसे कोई जानवर वहां मरा हुआ हो। एक बड़ी सी थाल थी जिसमें इंसानी हड्डियां रखी हुई थी, पर वो हड्डियां किसी आम इंसान की नहीं थी। मतलब ये हड्डियां ये कहां से आई थारे पास? एक मिनट, ये तो किसी बच्चे की लगती है। हे राम राक्षसनी, बोल ये सब क्या है? तू भी ना मुखिया, खड़ा टांग अड़ावे। अरे जब मैं थारे से कह रही थी कि रहने दे, जाने दे, छोड़ दे, पर तू माना ही नहीं। डायन, पिशाचनी! तू जानना चाहे था ना कि मारे पास कहां से आई ये हड्डियां? मैं खा गई मोड़े को, खा गई उस मोड़े को। बड़ा स्वादिष्ट था। हे भगवान, तुझे गांव के लोग क्या समझते थे, और तू क्या? मोहन, जा ले आ सबको, आज बताते हैं इस डायन को। तू क्या बतावेगा मन्ने? मारा कोई कुछ ना कर सके है। अरे ये क्या, मन्ने तो बहुत से मोड़ों का खून पिया है। के बताऊं, कितना मजा आता है उनको खाने में। ये सब कब से कर रही है तू? ज्यादा ना, साल के 2-3 बार बस। और ये वाला तो उस सुखी राम का छोरा था, याद है? पिछले महीने डेंगू से मर गया था। एक बात बताओ, 6 मोड़ा डेंगू से ना मरो था। मन ने मंत्र फूका और उदय उसकी सांसें थम। डायन, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े।
पर जानता है मुखिया, पहले साड़ में एक दो बच्चे तो पेट भर जाए, लेकिन अब हमारी भूख बढ़ रही है और अगली बारी तेरी छोटी बहू के छोरे की है। मैं थारी जान ले लूंगा। तू 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 क्या मारी जान लेगा? मैं खुद जय करूंगी, खुद। सो जा मारा चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएगी चांद के द्वारे, सो जा मारे। एक मिनट, तो आपका मतलब भिनम्मा ने खुद चाकू से अपनी जान ले ली? पर उसने ऐसा क्यों किया? गिल्ट? अगर गिल्ट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका मकसद था अपना शरीर त्यागना, क्योंकि ये तो बस भिनम्मा के खौफ की शुरुआत थी। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके बाद? कुछ ऐसा जिसकी कल्पना शायद ही वहां किसी आदमी ने की होगी। जग्गू और मोहन जाकर सारे गांव वालों को ले आए। लोग उनकी बात सुनकर जितना ज्यादा डरे हुए थे, उतने ही हैरान भी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भिनम्मा की देखरेख में वो लोग अपने बच्चों को आंख बंद करके छोड़ जाते थे, वो ऐसा कुछ भी कर सकती थी। पर वो लोग जब तक भिनम्मा के घर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग अभी वहां। उसका घर बिल्कुल अस्त व्यस्त था, मानो कोई तूफान शांत हुआ हो। वो लोग अभी घर में चारों तरफ फैली अजीबोगरीब चीजों को देख रहे थे कि बरामदे से जग्गू ने जोर की चीख मारी। अरे सब आओ, जल्दी आओ और देखो क्या है यहाँ। गांव वाले जब दौड़ के बरामदे में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा मुखिया की लाश एक पेड़ से झूल रही थी। उसकी आंखें खुली थी, जीभ बाहर निकली हुई थी। और भिनम्मा, उसका क्या हुआ? भिनम्मा की लाश वहां किसी को नहीं दिखी। उस पेड़ से झूलती हुई लाश को ही देखकर सब इतना डर गए थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस जगह एक मिनट भी रुकने की। लोगों ने ये सारी बातें पुलिस को क्यों नहीं बताई? तुम्हें क्या लगता है किसी ने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन जैसे तुम इन सारी बातों को मन घड़ंत बता रहे, वैसे ही पुलिस ने भी उनकी बात नहीं मानी। काश मान लेते, और अगर ना ही सही तो काश वो लोग उस गांव को छोड़ देते। कम से कम उन मासूमों की जान तो बच जाती। कौन मासूम? जब कोई इंसान मरता है तो शरीर यहीं रह जाता है और इंसान की रूह दूसरी दुनिया में चली जाती है। पर भिनम्मा काले जादू का इस्तेमाल करती थी और उसने सिद्धियों की मदद से अपनी रूह को बांध लिया था इस दुनिया से। वो उस गांव को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। अले अले मेरा राजा बेटा, तो क्यों इतना रोता है? देख अम्मा अभी तेरे लिए दूध लेकर आती ही होंगी। चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते। बिमला, ओ बिमला, जरा जल्दी आ। अले अले चुप हो जा बेटा। बिमला। हाँ आ गई। कहाँ रह गई थी तू? देख तो मुन्ना तब से रोए जा रहा है। मैं इसको 3 बार पूरे घर में लेकर टहल चुका हूँ, पर यह है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता। इसे शायद भूख लगी होगी, लाइए मुझे दीजिए। हाँ ये लो। अले अले मुन्ना, देख माँ दूध लाई है, ये ले पी ले। अरे ये तो दूध भी नहीं पी रहा है। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? डॉक्टर साहब से दिखा लाऊं क्या? मुन्ना, ओ मुन्ना, पी ले बेटा।
डाल के आता हूँ, फिर इसे डॉक्टर साहब के पास ले जाओ। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? लग रहा है तूफान आने वाला है। मैं आता हूँ। अरे, ये बाहर बगान में कौन बैठा है, और वो भी इस वक्त? बिमला, ओ बिमला। हाँ, क्या बात है? जरा वो देख तो, वहाँ बगान में कौन बैठा है? यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, पर लग रहा है जैसे कोई औरत है। रुक जा, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। ए जी, थोड़ा रुकिए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? जरा पता तो करूं कि आखिर है कौन वो। पता नहीं कौन है। अम्मा, ओ अम्मा, कौन हो तुम? और ऐसे क्यों बैठी हो? कोई घर ठिकाना नहीं है क्या तुम्हारा? कहां से आई हो? ओ अम्मा, सुन नहीं रही हो क्या? अरे, कुछ पूछ रहा हूं ना मैं, बताओ तो सही, कौन हो तुम? लगता है कोई पागल है, छोड़ो, जाने देता हूं। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएंगे चांद के द्वारे। क्या? तुम तो मुखिया ने? इतने जल्दी भूल गया मन्ने, हैं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम सच नहीं हो। तेरा लल्ला बड़ा हो रहा है, क्या हो गया उसे? बीनम्मा, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। बहुत ज्यादा चिंता थी ना तुझे उन बाकी के मोड़ों की। अब जा, आकर अपने मोड़े को बचा ले, अगर बचा सकता है तो। बीनम्मा, नहीं बीनम्मा। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएंगे चांद के द्वारे। ए जी, जल्दी आइए, जल्दी। नहीं। आखिर क्या हुआ था उस बच्चे को? जग्गू के घर में घुसते ही उसे बिमला की रोने की आवाज आ चुकी थी और वो समझ चुका था कि कुछ तो अनहोनी हुई है। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर कमरे में गया और वहां जो उसने देखा, उसके बाद उसकी रूह कांप उठी। क्या हुआ? मुन्ना, हमारा मुन्ना। ये क्या हो रहा है? कुछ कीजिए ना। उस बच्चे की आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से भी, पर बच्चा एक जरा भी नहीं रो रहा था। बिमला के हाथ खून से सन चुके थे। तब जग्गू ने अपने बच्चे को गोद में लिया और वो तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए उठा, लेकिन जग्गू समझ चुका था
कि अब कोई फायदा नहीं है। उसने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया। भिनम्मा जैसे जीते जी उन बच्चों को मार रही थी, वैसे ही उसने मरने के बाद भी अपनी सिद्धि को जारी रखा। एक के बाद एक उस गांव में बच्चों की इसी तरह मौत होने लगी। भिनम्मा का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग गांव छोड़कर भागने लगे। सो जा मारे चंदा, सो जा राज दुलारे, बाबा माई आकर ले जाएगी चांद के द्वारे। तो क्या इन सब का कोई उपाय नहीं निकला? कई तरह के पंडितों और साधुओं को बुलाया गया। फिर एक दिन उनमें से एक ने यह उपाय बताया कि सबसे पहले उन्हें भिनम्मा के शरीर को ढूंढना पड़ेगा, जो उसकी मौत के बाद से किसी को नहीं मिला था। लोग लग गए इस काम में। फिर उन्हें पता चला कि भिनम्मा ने मरते मरते अपना शरीर गांव के आखिरी छोर में बने एक तालाब में त्याग दिया था। उस तालाब से उसका शरीर निकाला गया और पूरे नियम कानून के साथ उस शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। तो क्या फिर भिनम्मा की आत्मा शांत हो गई? शांत? पूरा गांव खाली हो चुका था। उसने अपनी रूह पर पता नहीं कैसा जादू किया था कि उसे बांधना किसी को मुमकिन ही नहीं लग रहा था। फिर एक दिन साधुओं ने मिलकर भिनम्मा के घर को आग लगा दिया और वहां पर उसके काले जादू से जुड़ी जितनी भी चीजें थी सब जलकर राख हो गई। बस कुछ अवशेष बच गए, जिनमें से वो कपड़ा भी था जिसे तुम हाथ लगा रहे थे। पर आप वहां कैसे पहुंचे? मेरा नौकर रामविलास उसी गांव का है। उसने मुझे ये सारी कहानी सुनाई तो मैं इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखने के लिए बेचैन हो गया। मैंने उस जगह की याद में वो कपड़े का टुकड़ा संभाल कर रखा है, निशानी की तरह। उस कपड़े को अपने पास रखने से आपको उस आत्मा से कोई खतरा नहीं है क्या? वही तो मुझे भी देखना था, पर अब तक तो मुझे मौका नहीं मिल पाया है भिनम्मा को सामने से देखने का। कहानी तो अच्छी है, पर क्या इस कहानी का कोई सबूत है? जाकर देखो वो बंजर गांव, भिनम्मा का जला हुआ घर, सब कुछ आज भी वैसे का वैसा ही है नरेश बाबू। कहते हैं उस जगह आज भी भिनम्मा की वो हंसी गूंजती है, लेकिन साधुओं के तप के कारण उसकी रूह गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पाती। आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्रॉस चेक नहीं करूंगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा। बिल्कुल जाइए नरेश बाबू, तुम्हें जाना भी चाहिए। मैं जानता हूं तुम ऐसे आदमी हो जो आंखों देखी पर विश्वास करते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी कभी जो हमारी आंखों को सामने दिख रहा होता है वो भी सच नहीं होता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये बात समझने के लिए तुम्हें मेरी दूसरी कहानी सुननी पड़ेगी। इंसान चाहे खुद को कितना भी चालाक समझ ले, मेरे हिसाब से इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो बड़ी आसानी से बहकावे में आ जाती है। आई विल अग्री, पर आप वो क्या कह रहे थे कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। इंसान डिल्यूजन में रहना चाहते हैं क्योंकि उसे डर लगता है। किससे? सच्चाई से। चलो मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, और इस बार कहानी मेरी ही है। एक मिनट, मतलब ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है? वेट, मुझे अपना रिकॉर्डर निकालने दीजिए। आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं ये रिकॉर्ड कर सकूं तो। श्योर। ये बात है 1990 की। उस वक्त मैं अपने पैरानॉर्मल करियर की सीढ़ी पर अच्छा खासा आगे चढ़ चुका था। मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस और उन नए एक्सपीरियंस के पीछे का सच बहुत उत्साहित करता था। मैं ऐसे एक्सपीरियंस ढूंढता था जहां
जहां मुझे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की जो लाइन है वो धुंधली होती दिखे। इसी सब के बीच मुझे बायरामपुर पास के बारे में पता चला। ये कौन सी जगह है? बायरामपुर पास पहले बायरामपुर स्टेशन हुआ करता था, जो कि नॉर्थ ईस्ट में दिसपुर से कुछ स्टेशन पहले आता था। एक रात स्टेशन पर पाइपलाइन फट गई और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 150 से ज्यादा लोग उस हादसे का शिकार हुए। कुछ वक्त बाद स्टेशन को दोबारा तो बना दिया गया, लेकिन दोबारा बनने के कुछ ही दिन में लोगों को ये बात समझ आने लगी कि वहां कुछ तो गड़बड़ थी। एक अजीब सी बेचैनी होती थी लोगों को उस जगह। वहां से गुजरने वाली कई ट्रेन्स के ड्राइवर्स ने भी वहां अजीब चीजें देखी और रिपोर्ट किया। जो लोग स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हैं, उन्हें एक अजीब सी जली हुई बदबू आती, दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी। कई यात्री बायरामपुर स्टेशन से गायब भी होने लगे। ऐसी घटनाएं जब काफी ज्यादा बढ़ने लगी, तब वहां के ऑफिशियल्स ने उस स्टेशन को ही हटा दिया और वहां ट्रेन का रुकना मना हो गया। धीरे धीरे बहरमपुर महज एक क्रॉसिंग बन के रह गया। बहरमपुर में जो भी हुआ वो काफी दर्दनाक था, लेकिन वहां के बारे में फैली इन कहानियों ने मेरे अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का ध्यान अपनी ओर खींचा और मैं भी चल पड़ा बहरमपुर को थोड़ा करीब से महसूस करने। बहुत कम ही ट्रेन थी जो वहां से होकर गुजरती थी। उन्हीं में से एक ट्रेन पर 19-024 जो कि बंगाल के रास्ते दिसपुर जाती थी। मैंने उस ट्रेन का टिकट लिया और वो सफर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे आज भी अपनी कोच और सीट का नंबर काफी अच्छे से याद है, D2 सीट नंबर 16। लगता है जैसे पूरे डिब्बे में बस मैं ही हूँ, एक आदमी नहीं दिख रहा। ये भी अच्छा ही है, कोई होगा नहीं डिस्टर्ब करने को। एक छोटी सी झपकी तो मार ही सकता हूँ। 13, 14, 15, हाँ ये रहा। भाई साहब ये D2 ही है ना? जी। चलिए, आखिरकार मुझे मेरी सीट मिली गई। ये 15 नंबर मेरी सीट है। अब बस में जरा इस बक्से को हो गया। चलो भैया, पता है मैं D4 से घूमता हुआ आ रहा हूँ। बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे गलत डब्बे में घुसने पर। वैसे मेरा नाम आलोक है और आप? राम। ओ वाह, बढ़िया। तो राम जी आप कहाँ जा रहे हैं? दिसपुर। अरे क्या बात है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मेरी कल ज्वाइनिंग है। एक बहुत बड़ी विदेश की कंपनी है, वहीं मेरी नौकरी लगी है। और तो और पता है, देखिए मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो इफ यू डोंट माइंड मैं सोना चाहूंगा। सॉरी। अच्छा, अरे हाँ जरूर, आप आराम से सो जाइए, मैं परेशान नहीं करूंगा अब आपको। शुक्रिया। आप बस मेरा एक काम कर देंगे? जी क्यों नहीं, कहिए ना, कैसा काम? ये बहरमपुर पास आने के पहले आप मुझे उठा देंगे क्या? आपने अभी तो कहा कि आप दिसपुर जा रहे हैं, तो फिर ये बहरमपुर पास कहां से आ गया? बस ऐसे ही, बड़ा सुन रखा है उस जगह और वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में, तो मन हुआ सामने से देखने का। अरे राम जी, बहरमपुर पास कोई आगरे का ताजमहल नहीं है, वो एक शापित जगह है। अच्छा, शापित। आप कैसे ये जानते हैं? जस्ट बिकॉज किसी जगह पर कोई घटना घटी हो, उसका ये मतलब थोड़ी ही होता है कि जगह ही शापित हो गई। आप नहीं समझेंगे। आपको क्या लगता है ये ट्रेन के डिब्बे ऐसे ही खाली हैं? उस हादसे के बाद से वो जगह सारी भूली भटकी दर्द से तड़पती आत्माओं का गढ़ बन चुकी है। ऐसा लगता है जैसे हर अधूरी इच्छा रखने वाली रूह उस जगह की ओर खींची चली आती है। और ये सब आपको कैसे पता है? सिर्फ पता ही नहीं है, मैंने महसूस भी किया है। उस हादसे में मैंने अपने पिता को खो दिया। लोग कहते हैं वहां अधूरी इच्छा रखने वाली रूहें आज भी भटकती हैं। मुझे लगा कि शायद मैं बाबा से एक आखिरी बार मिल पाऊंगा, और मैं भी यही उम्मीद लिए चल पड़ा उस जगह की तरफ।
पर मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि मैंने वहां जाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। आई एम सॉरी, पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या देखा आपने बहरमपुर में? मुझे बस इतना समझ में आया है कि उस जगह ऐसी चीजें होती हैं जो इंसानी समझ के परे हैं और हमें उन चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। मैं आपकी भावना समझता हूँ, पर जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ ना देख लूं, मैं कैसे मान सकता हूँ? कोई बात नहीं राम जी, आप मानेंगे। जब वक्त आएगा आप भी मानेंगे। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। आम है, संतरे हैं, ताजे ताजे फल ले लो। साहब साहब, फल ले लो। नहीं चाहिए। ले लो ना, ताजे हैं। बोला ना नहीं चाहिए। भूख लगी है साहब, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। फल ले लो। देख, मुझे फल तो नहीं चाहिए, पर तुझे कुछ पैसे देता हूँ, खा लेना कुछ। नहीं साहब, भीख नहीं चाहिए, फल ले लो। अरे भीख नहीं है बेटा। फल ले लो साहब। अजीब लड़का है। अच्छा चल, क्या क्या है तेरे पास, बता। आम है, संतरे हैं, केले भी। चल केले दे दे आधे दर्जन। अरे हंस क्या रहा है, दे केले। छोड़ दो साहब, काफी पुराने हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे अभी तो तू कह रहा था कि ताजे हैं। मैं तो ताजे ही लाया था, पर बहुत वक्त से यहाँ हूँ ना, सारे फल खराब हो गए। अच्छा, कितने वक्त से बेच रहा है तू इन्हें? महीनों हो गए साहब। क्या बोला, महीनों? अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? अरे वो बच्चा कहाँ चला गया? लगता है बहरमपुर हॉल्ट आने वाला है राम जी। क्या? आपने कहा था ना, आप तभी मानेंगे जब आप खुद देखेंगे। लगता है उन्होंने आपकी बात सुन ली, आपकी इच्छा पूरी करके रहेंगे अब वो। मैं कुछ समझा नहीं। अभी अभी ये जो बच्चा भागा, उसे कहीं आप इंसान समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, अभी अभी यहाँ से भागा है ना वो। जाइए, जाकर देख आइए, अगर वो आपको कहीं मिले तो। मुझे उस वक्त आलोक की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ, पर मैं उसकी बात मानते हुए उस बच्चे को ढूंढते हुए आगे गया। मैं उसे ढूंढता हुआ 3 डब्बों तक चला गया, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उतर गया हो। उतरने के लिए ट्रेन का रुकना भी तो जरूरी है, और ट्रेन जितनी रफ्तार में चल रही थी, उसका उतरना नामुमकिन था। उस पल मुझे लगने लगा कि जिस उम्मीद से मैं बहरमपुर की ओर जा रहा था, मैं निराश होकर तो बिल्कुल नहीं लौटने वाला था। और वो तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो क्या हुआ उसके बाद? मुझे वो बच्चा कहीं नहीं दिखा। अंत में मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। मैंने आपसे कहा था ना। तुम्हें कैसे एक झलक में पता चल गया कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं था? जब वो आपसे बातें कर रहा था तो मेरी नजर यहाँ जमीन पर पड़ी। मैंने देखा कि उसकी तो कोई परछाई ही नहीं बन रही थी। फिर मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें डर नहीं लगता ऐसी चीजों से? डरना क्या है, मैं गांव का हूं और भूत प्रेत परियां इन सब की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ। बस इतना जानता हूं कि जब तक हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरअसल मैं एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट हूँ। मेरा काम है ऐसी ही चीजों पर रिसर्च करना। रिसर्च? तो क्या आप इसीलिए बहरमपुर जा रहे हैं? समझ लो कुछ ऐसा ही है। और उससे होगा क्या? अब वो तो मैं वहां जाने के बाद ही बता पाऊंगा। वैसे तुम पहले कभी गए हो उस रूट से? कोई अंदाजा है कि गाड़ी कितने बजे तक बहरमपुर पास क्रॉस करेगी? वैसे अंदाजा तो नहीं है मुझे, पर अरे
ये क्या हो गया अचानक? शायद ट्रैक में कोई दिक्कत आ गई होगी। यहाँ तो हमेशा का है, कभी कोई जानवर मरा रहता है या फिर कभी कोई इंसान कूद पड़ता है अपनी जान देने के लिए। तो कब तक क्लियर होगा ये सब? जहाँ आप बैठे हो वहीं मैं भी बैठा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ? कैसी जगह रुकी है ट्रेन? बीच जंगल में दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट, सही कह रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हो तुम? खिड़की बंद कर रहा हूँ, सुनसान इलाका है। जानवर तुम्हारी खिड़की से थोड़ी अंदर घुस जाएगा। डर जानवरों का नहीं है। मतलब? पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ तो सही नहीं है। मुझे कुछ अजीब सा आभास हो रहा है। थोड़ा और समझाओ, क्या महसूस हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप भी अपने साइड की विंडो बंद कर दीजिए। पर क्यों? मैं बस कह रहा हूँ क्योंकि बचाओ, बचाओ। अरे ये क्या है? कौन हो तुम? बड़ी जोरों की भूख लगी है, जान निकली जा रही है, कुछ खाने को दे दो ना। जाओ यहाँ से, निकलो। कुछ तो दे दो साहब, मैं मरी जा रही हूँ। अच्छा रुको, मेरे पास कुछ खाने को होगा, ढूंढने दो। भूख लगी है, बेटा जल्दी दे दो। आप यहाँ इतनी सुनसान जगह क्या कर रही हैं? कहाँ जाऊंगी, कोई नहीं है मेरा, बूढ़ी लाचार हूँ। और आपके, रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? उसे कुछ खाने को दे रहा हूँ। भूल के भी ऐसा मत करना। क्यों? क्या कह रहे हो तुम? 1 मिनट रुक जाओ। माई, हमारे पास कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाओ। दे देता बेटा, जो है वो ही दे दे। बोला ना कुछ नहीं है, जाओ। तू तो बड़ा समझदार निकला, सब समझ गया सब। ये क्या किया तुमने? उसे भगा क्यों दिया? खिड़की भी बंद कर दी। आप कहते हैं कि आप इन चीजों पर रिसर्च करते हैं और आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई। अरे हुआ क्या? यहाँ बिना प्लेटफॉर्म के वो बुढ़िया बिल्कुल हमारे लेवल में कैसे खड़ी थी? उसके पैर जमीन पर नहीं थे, मैंने देखा। What? मुझे आज भी उस बुढ़िया का चेहरा अच्छी तरह से याद है। उससे ज्यादा बेजान चेहरा मैंने किसी का नहीं देखा था। सूखी हुई आंखें, बिखरे उलझे बाल और थरथराते हाथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बुढ़िया किसी चीज पर खड़ी हो। उस सुनसान सी जगह पर उस रात जो मैंने देखा, उसको किसी भी तरह झुटलाया नहीं जा सकता नरेश। और ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? मैं काफी थक गया था। जो चीजें मैंने देखी थी वो सब मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी तबीयत खराब सी होने लगी। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाता हूं, तो मैंने आलोक को कहा कि मुझे कुछ देर बाद उठा दे, और मैं वैसे ही अपनी सीट पर सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई। जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी थी। स्टेशन का नाम नहीं देख पाया, लेकिन उस जगह एक भी इंसान नहीं था। सामने की सीट पर आलोक भी नहीं था, सिर्फ उसका सामान पड़ा था। मैं आलोक को ढूंढता हुआ ट्रेन से बाहर आ गया और प्लेटफॉर्म पर उतरा। और जब मैं उतरा कि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी, सिर्फ हमारा ही डिब्बा नहीं
बल्कि पूरी ट्रेन खाली थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। ये क्या हो रहा है? सारे लोग कहाँ गए? और ये कैसी जगह है? एक इंसान नहीं दिख रहा। क्या करूं, किससे पूछूं? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कुछ अजीब बात है। वो शायद स्टेशन मास्टर का कैबिन है। वहां जाकर देखता हूं, शायद कोई हो। वो एक पुराना सा कैबिन था। मुझे उम्मीद थी कि वहां भी मुझे कोई नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वहां मुझे एक आदमी दिखा, अधेड़ उम्र का, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो अपना सिर झुकाए टेबल पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बोला। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अरे आप कुछ बोलेंगे? ये कौन सी जगह है? हेलो, आप सुन रहे हैं? ये क्या हो गया आपको? आप ये कैसी आवाज में? तुमने मुझे कुछ खाने को क्यों नहीं दिया बेटा? मैं तो सालों से भूखी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। नहीं नहीं, ट्रेन, मेरी ट्रेन नहीं। चिल्लाओ और चिल्लाओ, नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज। हम सब भी बहुत चिल्लाए, बहुत रोए, पर कोई नहीं आया बचाने। किसी ने हमारी मदद नहीं की। ये तो बहरामपुर है। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। ये क्या? तो क्या वो सब एक सपना था? मैं सपना देख रहा था। वो सब क्या सपना था? एक मिनट, तो क्या आप पूरा टाइम सपने में थे? पता नहीं, लेकिन उस सपने से भी अजीब तो तब था जब मैं उठा। क्यों, क्या हुआ? जब मैं उठा तो मेरे सामने वाली सीट जिस पर आलोक बैठा था, वो सीट खाली थी और उस सीट पर एक कागज रखा था। क्या था उस कागज में? वो कागज आज भी है मेरे पास। वो वहां उस डब्बे को खोलना, वो वाला। हाँ, ये तो एक टिकट है, और वो टिकट है कहाँ की? ये है कोलकाता टू बहरामपुर। क्या बहरामपुर?